गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो डिफ्रैक्शन होता है उसके क्वेश्चन डिफ्रैक्शन जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू इंटरफेरेंस। वो डिफरेंस मैं आप लोगों को लिखाऊंगा भी सही। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ बोली थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और पोलराइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और हमारा जो कल वाला लेक्चर होगा वो मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट होगा और पूरा मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर होगा। आप लोग वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किस चीज़ पे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को समझना एक बहुत ही ईजी सी चीज़ है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैं आपको कहूँ, मान लो आप लोग देख पा रहे हो तो ये देखो, ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट को जब आप दूर जाके किसी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखना कम होते जाएंगे। चलो मान लो अगर दिख भी रहे होंगे तो इनको सेपरेट देख पाना भी बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो ये तो मैंने बहुत दूर रखे हुए हैं। जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर ऐसा समझ लो बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, क्योंकि आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जब यूज करते हो तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चीजें बहुत पास पास होती। तो जब चीजें पास पास होती तो मैं मान लो पीछे की तरफ जाया जा रहा हूं और फिर मैं उसको देख रहा हूं कि एक ऐसा टाइम आएगा कि मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एक ही ऑब्जेक्ट की तरह नजर आएंगे, बिल्कुल पास पास। जैसे यहां पे भी मैंने और डिस्टेंस कम कर दी और ये, ठीक है। अब मैं दूर जाऊंगा तो मुझे केवल एक ही पॉइंट दिखेगा, तो जस्ट उसके पहले वाली डिस्टेंस जहां तक मैं इसको सेपरेटली देख पा रहा था वही हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, द डिस्टेंस अप टू विच वी कैन एबल टू सी द पॉइंट्स 2 पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट सेपरेटली, उसे अपन क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो फिर बात आती है कि सर रिजोल्विंग पावर क्या होती है। तो पावर आपने देखा होगा, जैसे अपन फोकल लेंथ के अंदर हम देखते हैं लेंस वगैरह या मिरर वगैरह के अंदर, तो अपन ने देखा था कि जो पावर होती है वो 1/4 फोकल लेंथ होती है। वैसे ये रिजोल्विंग पावर जो होगी वो 1/, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाती है, या रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाती है ना। और ये हर एक के लिए एक्सपेरिमेंटली अलग अलग होती है। तो वही चीजों की चर्चा आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस एट विच 2 पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन सेपरेटली, that distance is called as limit of resolution। वो जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोला जाता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और ये रिजॉल्विंग पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, resolving power of an optical instrument is reciprocal of limit of resolution। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब जो भी आपकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है उसका रेसिप्रोकल ही क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर। अगर हमें वो डिस्टेंस पता है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगी, तो अब देखो बात करते हैं सबसे पहले लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इससे ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड जो पार्ट है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है माइक्रोस्कोप के लिए, ये दिया जाता है d
इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। क्या दिया जाता है? d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, जहां पे d जो होता है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं d क्या होता है। d इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइक्रोस्कोप, और थीटा एंगल सबटेंडेड। ये थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है। एंगल सबटेंडेड बाय द लेंस बाय द कॉन, अगर अपन लिखें कॉन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यानी जो भी अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है, देखो ये होगा, तो उसके थ्रू जो कॉन बन रहा होगा उस पर जो सबटेंडेड एंगल होता है वही हमारा क्या होता है? थीटा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिजॉल्विंग पावर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या आ जाएगा? रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी, जिसे लिख सकते हैं अपन 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, सेकंड, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप। तो जब हम इसकी बात करें तो ये निकल के आता है, देखो वहां पे टेलीस्कोप में हमारे को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना होता है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, जब भी हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो एंगल सबटेंडेड देखेंगे तो आता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। क्या होता है? 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जहां पे लैम्डा तो क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। डी क्या होता है? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक, डी क्या होता है? डायमीटर ऑफ द लेंस। ठीक है, डायमीटर ऑफ द लेंस। और लेंस कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये ध्यान में रखें। लेंस में भी आप ये ध्यान में रखो कि क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ अल्फा जो होता है वो एंगुलर सेपरेशन, बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वी वांट टू सी। जो हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं उनके बीच की एंगुलर सेपरेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रिजॉल्विंग पावर की, तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? 1 अपॉन अल्फा, तो आ जाएगा डी अपॉन 1.22 लैम्डा। ये आ गया, क्या निकल के आ गया? डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो ये है, इनसे देखो बच्चों ज्यादातर क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और वो भी जेईई मेन के अंदर, और ज्यादा फेवरेट तो ये रहता है, ये फॉर्मूला, क्योंकि टेलीस्कोप या आई लेंस के लिए ज्यादातर ये पूछी जाती है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, अल्फा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, क्योंकि हम वहां पे ये चीज भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस के, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएंगे, अपने को ये ध्यान में भी रखना है।
क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट source from two different source. ठीक है. सेकेंड इसमें पॉइंट क्या है? फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल आर सेम. सबकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम होती है. नेक्स्ट, intensity at all points on maxima are same. और फोर्थ पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, contrast of interference is better than डिफ्रैक्शन. ठीक है. डिफ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्शन का पॉइंट क्या होगा? पहला, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम सेम वेव फ्रंट different fringe width of central and rest of them, जो मैंने बताया था. ठीक है. इंटेंसिटी is decreases as we move away from central maxima. तो ये पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने. ठीक है. ये डायरेक्ट मतलब इनमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है. ये भी लास्ट वाला पॉइंट भी मैंने आप लोगों को एज ए आप ऐसे समझ लो कि अगर हम चाहते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या इंफॉर्मेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन होते हैं तो उसको. अब हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो है पोलराइजेशन का. पोलराइजेशन देखो, पोलराइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? टू रिमूव ऑल द वाइब्रेशन. अब देखो एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं. जैसे मान लो लाइट ट्रेवल करती है, तो जैसे ये लाइट है, उसका अगर अपन वेव पाथ बनाए तो क्या होगा? ये 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 मतलब आप समझ रहे हो, लाइट के पास जब वो मूव करती है तो हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन होते हैं. तो ये जैसे ऐसा नहीं है, इधर भी होंगे, ये इधर की तरफ, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर और आगे गया ऐसे. मतलब अगर लाइट इधर की तरफ जा रही है तो उसका हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या है? वाइब्रेशन. हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होते हैं? वाइब्रेशन. तो पोलराइजेशन का मीनिंग क्या हो गया? अगर हम किसी लाइट को, जैसे यहां पे क्या चीज है? व्हेन लाइट ट्रेवल इट हैज वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ठीक है.
कि जब भी कोई लाइट अगर पास होती है तो इसके हर डायरेक्शन में क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यहां पे ये लिख लेना, विद बीच में लगा दूंगा ना। अब क्या हुआ, एक आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आप कहोगे कि सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि हम थिएटर में गए, 3D मूवी लगी हुई थी। 3D मूवी को मैंने, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो हमारे को जाने से पहले एक ग्लास पकड़ा दिया जाता है, सन ग्लास, प्लेन पोलराइज्ड ग्लास होते हैं वो, है ना। मान लो किसी ने ग्लास नहीं पहना हुआ है तो क्या होगा, वो 3D मूवी जो होगी वो उसको ब्लर नजर आएगी। ब्लर नजर आने का कारण उसके पीछे क्या है, क्योंकि सारी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वहां पे क्या है, वाइब्रेशन। अब जब वो वाइब्रेशन होंगे तो वो जो शार्प इमेज बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। फिर जैसे ही आप उन ग्लासेस को पहनते हो तो सारे डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन है वो हट जाते हैं, केवल प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन रह जाते हैं। उसे ही क्या बोला जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब पोलराइज्ड करने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आपने क्या रख दिया, पार्टिकल का वाइब्रेशन रख दिया। उसे ही क्या बोला जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, when the transverse wave, अब देखो आप कहोगे कि यार सर ये ट्रांसवर्स वेव आपने बोला है, क्यों भैया? देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव को कभी भी पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता, कारण उसके पीछे, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर मैंने वहां पे उसमें से डायरेक्शंस को, वाइब्रेशन को हटा दिया तो कोई वेव बचेगी नहीं, है ना। तो when the transverse wave pass through Polaroid, it remove all the vibration, except the direction perpendicular to direction of propagation. When the transverse wave pass through the Polaroid, it remove all the vibration except the direction perpendicular to the direction of propagation. The light come out from the Polaroid is called as plane polarized light. समझ में आ गया? उस वाली लाइट को अपन क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आप कहोगे कि सर ये पोलराइड क्या होता है, तो पोलराइड के मटेरियल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। पोलराइड एक टाइप की शीट होती है, मटेरियल, जैसे मैं आपसे कहूँ ना, एक तो ये ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है ना। ट्रांसपेरेंट जो होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे सन ग्लासेस तो प्लेन पोलराइज होते ही नहीं है, फिर ये कैसे होता है? तो ये जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसकी अगर अपन बात करें, इट इज ए शीट ऑफ नाइट्रोसेलुलोज on which microcrystal of organic compound are arranged
ठीक है, इट इज द शीट ऑफ नाइट्रोसेलुलोज on which microcrystal of organic compound are arranged such that their axes are parallel to each other, such that their axes are parallel to each other। तो पोलरॉइड जो होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये होगा। अब क्या होता है, when unpolarized light is made to pass through, unpolarized का मतलब ये, when light travel it has all possible it has vibration in all possible direction with the propagation, वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये अनपोलराइज लाइट है, तो उसको अगर अपन अनपोलराइज लाइट को इसके थ्रू पास करा रहे हैं तो क्या होगा, थ्रू द पोलरॉइड इट एब्जॉर्ब ऑल द वाइब्रेशन। ये क्या करता है, वो जो भी ऑर्गेनिक क्रिस्टल होते हैं वो सारे के सारे वो वाइब्रेशन जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर देता है। इट एब्जॉर्ब ऑल द वाइब्रेशन किसके थ्रू, बाय द शीट, उस शीट के थ्रू ऑल द सारे के सारे जो वाइब्रेशन है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड ओनली सिंगल वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द propagation remain, केवल कौन से हो जाते हैं, परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है प्रोपेगेशन से उससे वो वाले डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन रह जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और वही यूज की जाती है इसके अंदर। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि पोलरॉइड ने क्या किया है, पोलरॉइड रिमूव्स half of the vibration from the unpolarized light, so the light coming out from Polaroid has half इंटेंसिटी। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये पोलरॉइड है, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट है, मैं इसको पास करा रहा हूँ, ठीक है, और बोल दिया ये आपको कि ये पोलरॉइड है, हो सकता है किसी और से भी रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ से अगर आई नॉट इंटेंसिटी गई थी, है ना, और ये अनपोलराइज्ड थी, अनपोलराइज्ड ये ध्यान में रखना है, अनपोलराइज्ड लाइट उसको पास करा रहे हो पोलरॉइड से, तो आई नॉट गई थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आई नॉट बाई 2, और यहाँ से कौन सी निकलेगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बात समझ में आ गई कि अगर कोई पोलरॉइड है उसमें अगर आपने आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट भेजी है, और कौन सी भेजी है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने यहाँ पे अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट भेजी है, पोलरॉइड क्या करेगा, सारे वाइब्रेशन हटा देगा। सारे वाइब्रेशन हटाने की वजह से यहाँ अगर इंटेंसिटी आई नॉट थी तो वहां पे कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय 2। अब देखो कुछ बच्चों का दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सर यहाँ पे आपने बोला है कि सारे वाइब्रेशन हट जाते हैं तो इंटेंसिटी हाफ कैसे हो जाती है। भैया ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, कैसे बता चुका हूँ, आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, 4 आई नॉट हो सकती है भाई। तो बढ़िया भाई 4 आई नॉट हो सकती है, तो फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अगर हमने फाई को वेरी करा है, क्योंकि वाइब्रेशन अगर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर है तो फाई वेरी करेगा, तो एवरेज वैल्यू 0। या आप ऐसे समझ लो कि अपन ने देखा था कि आई रिजल्टेंट जो होता है वो आता है 4 आई नॉट cos स्क्वायर फाई अपॉन 2।
एवरेज वैल्यू लोगे तो कितना आ जाएगा 2I0, यानी मैक्सिमम का क्या हो गई हाफ, अगर आपने सारे वाइब्रेशंस को हटा दिया। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर हम किसी वाइब्रेशन को रिमूव कर देते हैं दैट मीन्स फाई इज वेरिंग, और फाई की जब वेरी करेगा तो जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती है उसका क्या ले लेते हैं अपन, एवरेज वैल्यू लेंगे तो वहां पे 4I0 और उसकी वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 से वो 4I0 कैंसिल होके क्या जाएगा 2I0। ठीक, अब देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है पोलराइजर, एक होता है एनालाइजर, होते दोनों सेम ही है, पर इनकी पोजीशन से ही लाइट की सारी चीजें डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो क्या मानने की बोल रहा हूं मैं, कि यहां से जैसे ये सन है जिससे अपन लाइट ले रहे हैं, ठीक, यहां पे कौन सी आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, पोलराइज्ड लाइट। पहले जो मैंने पोलराइजर लगाया ये ऐसे, जिसका एक्सिस ऐसे था, I0 इंटेंसिटी थी, पोलराइजर जिसे पहला जो होता है पोलरॉइड उसे बोला जाता है पोलराइजर, ठीक है। इसकी पोजीशन जो होती है वो क्या करना होता है, जो वाइब्रेशन है उसको हटाना, ठीक। दूसरा मैंने क्या करा, ये एक और पोलरॉइड लगा दिया, क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल लगा रखे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, ये भी होता तो पोलरॉइड ही है, पर ये क्या काम करता है, एनालाइजर का। इस पे डिपेंड करेगी कि सामने जो इंटेंसिटी है वो क्या आने वाली, तो यहां से गई तो यहां निकलेगी भैया I0/2, जब यहां आएगी तो लाइट विल अपीयर, लाइट विल अपीयर, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूं कि ये हमारी आंखें हैं तो मुझे यहां पे लाइट दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि दोनों को आपने क्या लगा रखा है, पैरेलल। पर अगर मैंने ऐसे कहा कि ये ऐसे है कि दोनों के एक्सिस परपेंडिकुलर है, एक्सिस परपेंडिकुलर होने का मतलब यहां से ऐसे ये, ठीक। तो अब मुझे बताओ पोलरॉइड, पोलराइजर, और ये क्या हो गया, पोलरॉइड, एनालाइजर, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आप कहोगे तो क्या आएगा भैया, यहां आ जाता है नो लाइट, मतलब यहां से I0 इंटेंसिटी की, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट गई थी, पोलराइज्ड लाइट कितनी इंटेंसिटी की, I0 की गई, यहां क्या होगी I0/2, यहां पे नो लाइट, इंटेंसिटी क्या हो गई 0। तो ये इनकी पोजीशंस पे डिपेंड करता है कि आपको लाइट दिखेगी या नहीं दिखेगी। मतलब आप ये समझ लो, अगर हम दो पोलरॉइड को एडजस्ट करें कुछ इस ढंग से, तो हम उनकी इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, वहां पे इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, साथ के साथ वाइब्रेशंस भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब वो पोलरॉइड आप लोगों को, देखो मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, पोलरॉइड क्या होता है, जो क्रिश मूवी में बताया था ना, वो पेन देता है, जितनी भी लाइट देखेगी वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो सब, वो क्या करता है, सारी लाइट को ले लेता है, केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन को पास करता है। वो क्या था भैया, वो पोलरॉइड ही था, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया। तो फिर आप कहोगे कि सर फिर क्या होगा, तो भाई एक साइंटिस्ट था, कौन, मेलस, है ना, उसने इस पे अपना लॉ दे दिया, ठीक। उसने क्या दिया था, तो हम बात करते हैं किस पे, मेलस लॉ पे। ये चीज समझ में आ गई।
आप खुद लिख भी लेना, अगर दो पोलरॉइड है एक के बाद एक लगा रखा है और दोनों पैरेलल होंगे तो लाइट दिखाई देगी, अगर नहीं होंगे पैरेलल और किसी एंगल पे होंगे तो लाइट दिखाई नहीं देगी। तो मेलस ने ये कहा था, मेलस लॉ है ना। मेलस लॉ क्या था कि जब कभी भी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से पास कराया जाता है और उसके बाद एनालाइजर से पास कराया जाता है और उन दोनों के बीच में, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में अगर एंगल कुछ है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी वो रिसीव इंटेंसिटी का क्या होती है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस law, when light is passed through polarizer and then analyzer, which is at some angle to polarizer, then intensity comes out from analyzer, the intensity comes out from analyzer is proportional to square of cosine of angle between them, that is I is directly proportional to cos square theta। तो ये आ जाएगा I is equal to I नॉट cos square theta। ये उसने लो दिया था। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, I नॉट। अब आप कहोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हो गया हमारा सन, समझना ध्यान से, यहां से लाइट पास कराई, ठीक, ये थी अनपोलराइज्ड, क्या थी, अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या था हमारा, पोलराइजर, जिसे आप पोलरॉइड भी कह सकते हो, होते तो ये पोलरॉइड है बस इनकी पोजीशन, ठीक। मैंने ऐसा किया कि ये और ये इनको किसी एंगल पे लगा दिए। यस, जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। बात समझ में आ गई। ये तो क्या हो गया हमारा एनालाइजर, ठीक है। तो ये आई नॉट बाई 2 हो चुका है ना। तो इस इंटेंसिटी का मैं इसी को आई नॉट मान के चल रहा हूं, आई नॉट मान के चल रहे हैं हम। तो क्या कर रहे हैं, इस ये एनालाइजर जो पोलराइजर से थीटा एंगल पे था वो ये आई नॉट एज्यूम किया है हमने, है ना। इसी को आई बाई 2 कर लेते हैं कि यहाँ से आई गई थी तो यहाँ पे आ गई, आई 1 गई थी तो आई 1 बाई 2, वो आई 1 बाई 2 को ही मैंने आई नॉट माना है। तो यहाँ रिसीव्ड होने वाली इंटेंसिटी जो होगी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी। ये मेलस लॉ था। कहने का मतलब एनालाइजर पे जो रिसीव होने वाली इंटेंसिटी है उसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स सारी चीज डिपेंड करेगी, है ना। तो ये अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आई नॉट क्या था, आई नॉट उस फॉर्मूले में यहाँ पे अगर हम लिखें आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आई क्या है, फाइनल इंटेंसिटी आफ्टर एनालाइजर, एनालाइजर के बाद जो फाइनल इंटेंसिटी आई नॉट इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय एनालाइजर, एनालाइजर के थ्रू जो इंटेंसिटी रिसीव हो रही हो, थीटा एंगल बिटवीन पोलराइजर
एंड एनालाइजर। ठीक है ना, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का जो एंगल होता है वो ये है। ठीक, अब आप कहोगे कि सर फिर कैसे, चलो मैं क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे मान लो यहां से लाइट आई अनपोलराइज्ड, एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें कैन हो जाएगी। अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक, मैंने पास कराया किससे, एक पोलराइजर से। ठीक, फिर दूसरा पैंतालीस डिग्री के एंगल पे था, और फिर तीसरा ऐसे था, और आपसे बोला हुआ है कि आई क्या होगा, है ना, ऐसे बोला हुआ है। तो अब आप क्या करोगे भैया, देखो ध्यान से समझना, ये वर्टिकल है और लास्ट वाले का एक्सिस ऐसे है या नहीं है, ये देखो। तो मुझे बताओ ये 45 है तो ये भी 45 रहा होगा ना। अब कैसे, यहां से आई नॉट इंटेंसिटी गई तो यहां कितनी रिसीव हुई, आई नॉट बाय 2, तो यहां रिसीव होने वाली कितनी होगी, आई नॉट बाई 2 cos 45 का स्क्वायर। यहां कितनी होगी, आई नॉट बाई 2 cos 45 का स्क्वायर, ये तो रिसीव्ड है, उसका cos 45 का स्क्वायर। क्या बोला मैंने क्या कहा था, एनालाइजर पे रिसीव होने वाली इंटेंसिटी का cos स्क्वायर टाइम रिसीव होने वाली आई नॉट बाई 2, उसका कितना cos 45 का स्क्वायर। ठीक, पहले से ये 45 एंगल बना रहा था, अब अगला पोलराइजर ये इससे कितना एंगल बना रहा है, दोनों के बीच का कितना है 45 डिग्री। तो वापस से क्या होगा, रिसीव होने वाली इंटेंसिटी ये थी, उसका cos स्क्वायर थीटा टाइम्स रिजल्टेंट क्या आई, आई नॉट बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कितना आ गया, आई नॉट बाय 8। ये आ गया आंसर। समझ में आ गया कि क्या करते हैं एक्चुअल के अंदर इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताता हूं। मान लो हमें दे दिया कि ये है अनपोलराइज्ड, ये ऐसे। अब मैं एक ही लाइन से बता रहा हूं यहां ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अनपोलराइज्ड लाइट कितनी, आई नॉट इंटेंसिटी का, ऐसे लगाया मैं नहीं, फिर अगला लगाया है 30 डिग्री इनसे, है ना, फिर अगला लगाया है यहां से 30 डिग्री, और एक लगाया है ऐसे। ये एरो जो ये सब क्या है, पोलराइजर ही है ना, पर ये एनालाइजर का काम करेंगे। अब बताओ यहाँ आई नॉट, तो यहाँ आई नॉट बाय 2। ठीक, पहले वाले का तो काम क्या था ये। अब यहाँ पे रिसीव होने वाली इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 cos 30 का स्क्वायर, यहाँ पे आई नॉट बाई 2 cos 30 की पावर 4, यहाँ पे आई नॉट बाई 2 cos 30 की पावर 6। तो फाइनल इंटेंसिटी क्या आ गई, आई नॉट बाई 2 √3/2 की पावर 6, क्या आ गया, यह आएगा √3 इंटू 3 इंटू 3 27 आई नॉट बटे ये कितना हो जाएगा 128। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे को पोलराइजर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक, चलो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यही है। पोलराइजेशन का इतना ही काम आता है, और इतना, एक तो मेलस लॉ है और एक ये जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं जिसे बोलते हैं ब्रिस्टल एंगल या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ब्रिस्टल एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्या है कि मान लो कि कोई एक लाइट है जिसको हमने इंसिडेंट कराया। क्या हुआ, ये मीडियम 1 है, μ1 वाला, और ये क्या हो गया μ2, है ना, और ये दोनों की सेपरेटेड बाउंड्री है। तो क्या होगा,
पार्शियली तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंगल आई है तो ये आ गया ऐसे, ये तो क्या हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, सेम मीडियम में चली गई आई एंगल पे, है ना। और दूसरी वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे, ऐसे गई, कितना आर एंगल बनाते हुए, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन में क्या हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए 90 डिग्री पे। 90 डिग्री होने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ connecting two media, then at some angle I, then it partially reflected and partially refracted such that reflected and refracted ray become perpendicular to each other is that angle is called as Bristol angle or angle of polarization, and that ray become polarized since vibration and propagation both become perpendicular। अब देखो अगर आप इसको इधर से देख रहे होंगे तो ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन हो जाएगी, प्रोपेगेशन की ये हो जाएगी, और अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन, ये प्रोपेगेशन की। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि I प्लस आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से क्या आया, I प्लस आर की वैल्यू 90, यानी R की वैल्यू 90 माइनस आई आ गई। अब अगर मैं कहूं कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ तो क्या आएगा, साइन आई μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अच्छा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर की जगह 90 माइनस आई, तो क्या आ जाएगा μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 कॉस आई। तो यहाँ से आ गया tan आई इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, जिसे मैंने आपको बताया था क्या, म्यू रिलेटिव, म्यू ज़्यादा अपॉन म्यू कम। क्या जाएगा, आई एंगल ऑफ पोलराइजेशन बिकम tan इनवर्स ऑफ म्यू। एक वो पॉइंट ध्यान में रखना जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मान लो आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं दोनों मीडियम के, पूछा जाए ब्रिस्टल एंगल या एंगल ऑफ, ब्रिस्टल एंगल के नाम से कम, एंगल ऑफ पोलराइजेशन के नाम से ज़्यादा पूछ लेते हैं, पर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या होगा, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएशन नहीं है, केवल आपसे म्यू दे रखा होगा और एंगल ऑफ पोलराइजेशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर समाप्ति। मैंने आपसे जो कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता, ये आप कहीं पॉइंट बना के लिख लेना। कारण उसके पीछे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि दोनों की प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे अपन मॉडर्न फिजिक्स यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में।